नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। विपक्ष का काम है सरकार को आगाह करना, उनकी आलोचना करना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरना। लेकिन क्या विपक्ष का काम है देश को डराना होता है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि 2-3 साल रुक जाइए, भारत की स्थिति भी वैसी ही दिखेगी जैसे आज श्रीलंका की दिख रही है। राहुल गांधी की दलील है कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश को बांटा जा रहा है और इकोनॉमी यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति की सच्चाई छुपाई जा रही है। राहुल गांधी के इस कथित अल्टीमेटम में कितनी सच्चाई है और कितनी सियासत है, आज सवाल पब्लिक का यही है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल उठाएं, देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के लोग कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकेंगे। ये प्रिकॉशनरी डोज सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटी में लग सकेगी, यानी कि ये मुफ्त नहीं होगी। हेल्थ वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को सरकारी सेंटर पर प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त जारी कराई जाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, मुंबई में आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने घर के भीतर चप्पलें फेंकी। एमएसआरटीसी के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। आज की तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लश्कर-ए-तौयबा के सरगना हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज की सारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दे दिया है। हाफिज के खिलाफ दर्ज 2 मामलों में ये सजा सुनाई गई है। हाफिज को पहले ही 5 मामलों में 36 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। और अब सवाल पब्लिक का। श्रीलंका की सड़कों पर संग्राम हो रहा है। श्रीलंका कर्ज के जाल में डूबा हुआ है। महंगाई लोगों की कमर तोड़ चुकी है। इकोनॉमी में आई कंगाली ने राष्ट्रपति गोटाबाया की सरकार के सामने राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि जो हाल आज श्रीलंका का है, वैसी सच्चाई भारत की भी है, जो आने वाले 2-3 साल में सामने आ जाएगी। सुनिए राहुल गांधी जी का ये बयान। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। वही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। राहुल गांधी से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये कहा था, श्रीलंका में जो हो रहा है वह चिंताजनक है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी उतनी ही खराब स्थिति में है। हम भारत की तुलना श्रीलंका से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। ऐसा ही बयान शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। की जो परिस्थिति है तो बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुस्तान उस राह पर है, उस मोड़ पर है। हमको अभी संभालना होगा, नहीं तो लंका से भी वर्स्ट पोजीशन हमारी देश की हो सकती है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद भारत उनकी मदद करने में सबसे आगे है, लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी और संजय राउत जैसे नेता इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही आंकड़े बताते हैं कि भारत की आर्थिक हालत श्रीलंका जैसी है ही नहीं। 2016-17 में श्रीलंका का कर्ज जीडीपी के मुकाबले लगभग 80% था।
जो 2020-21 में 101% हो गया, जबकि जीडीपी के मुकाबले भारत का कर्ज 2016-17 में लगभग 49.5% था और 2020-21 में लगभग 51% हुआ। आईएमएफ के मुताबिक अगर कर्ज जीडीपी का 60% तक हो और राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 3% तक हो तो अर्थव्यवस्था को संकट में नहीं माना जा सकता। श्रीलंका का कुल कर्ज विदेशी कर्ज का हिस्सा लगभग 50% है, जबकि भारत का 3% से कम है। 2012-13 में जीडीपी के मुकाबले भारत का विदेशी कर्ज 21% था, जो मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से 1.2% ज्यादा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो श्रीलंका में 2 साल में 70% की गिरावट हुई है फॉरेन एक्सचेंज में, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका से 270 गुना ज्यादा है, यानी कि 622 बिलियन डॉलर के करीब है। अब इस बात में टैक्स कलेक्शन की बात जोड़ देते हैं। श्रीलंका में नवंबर 2019 में जब नई सरकार आई थी तो उन्होंने टैक्स रेट 15% से घटाकर 8% कर दिया, यानी कि आधा। 1990 में श्रीलंका की औसत टैक्स कलेक्शन जीडीपी का 20% था और 2020 में यह औसत 10% हो गया। भारत के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स 49% बढ़ा है और इनडायरेक्ट टैक्स 30% बढ़ा हुआ है। यह बात सच है कि भारत में इन दिनों महंगाई का ग्राफ बढ़ा है। बीते कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़े हैं। महंगाई का असर गरीबों और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ता है और ये उन पर एक तरह का टैक्स है। विपक्ष को महंगाई के मुद्दे को उठाने का पूरा हक है, लेकिन क्या इस आधार पर देश को डराने वाली बयानबाजी की जा सकती है? राहुल ने भारत में हालात को श्रीलंका जैसा बताया, साथ ही ये कहा कि भारत के समाज में नफरत बढ़ी हुई है, बंटवारा पैदा किया गया है। क्या भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही ये राजनीति विदेशी ताकतों को मौका नहीं देती? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था ने ये पोस्टर देखिए, इन पोस्टर में कहा है कि मुसलमानों के नाम पर कैसे भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर तो राष्ट्रपति बाइडेन से मोदी को घेरने की मांग भी कर रहे हैं। सुनिए इल्हान उमर का ये वक्तव्य। What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? तो आज सवाल पब्लिक का यही है कि क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात की बात डर की राजनीति है? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी को एंटी मुस्लिम बताने की ये जो ग्लोबल साजिश है ये कब तक चलेगी? सवाल नंबर 3, क्या सरकार सबका साथ वाली योजनाओं से विपक्ष परेशान है? यही है आज पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, संजय झा राजनीतिक विश्लेषक, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल है, गौरव भाटिया प्रवक्ता है बीजेपी के, सीनियर एडवोकेट भी है। और गौरव भाटिया जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, महंगाई तो बढ़ रही है और कुछ लोगों का कहना है कि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपकी सरकार जो है वो कभी हिजाब के पीछे होती है, कभी लाउडस्पीकर और आजान के पीछे होती है, कभी आप मीट की सेल बंद कर देते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम से सोसाइटी बंट रही है और दूसरी तरफ महंगाई गरीब आदमी को मार रही है। और राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो नफरत की राजनीति है इससे महंगाई बढ़ रही है और हमारी हालत कुछ ही सालों में, 2 या 3 सालों में श्रीलंका जैसी हो जाएगी। क्या आप ये सही मानते हैं या एक भय फैलाने की राजनीति है ये?
नाविका जी, देखिए, वैसे तो मैं राहुल गांधी की बात से कभी सहमत नहीं होता हूं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है बर्बादी के मामले में वो इतना ज़्यादा है कि मैं आज उनसे इस बात पे तो सहमत होऊंगा कि जहां हार्मनी नहीं होती वहां बर्बादी होती है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी में हार्मनी कहाँ है, और इसीलिए वहां बर्बादी हो रही है, और इसलिए वो ये बात कहते हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है, भारत के शुभचिंतक हम लोग सब हैं, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहले आपने दिखाया भी, आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व कहां पे है, 600 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये अपने आप में दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में, जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट है। आपने महंगाई की बात भी करी नाविका जी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं, 2004 से 2014 तक महंगाई दर आपको मालूम है कांग्रेस की सरकारों में 12% से 13% पहुंच गया था। और कोविड की महामारी से पहले, और ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, कभी भी 5 और 5.5% से ऊपर नहीं गया श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। हाँ, अब 6-6.5% है, लेकिन कुछ परिस्थितियां विश्व के पटल में ऐसी हैं जहां हमें ध्यान रखना है, लेकिन सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, आज भी भारत बाकी जितने देश हैं उनके मुकाबले में बहुत बेहतर कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बार बार एक बात आती है मुसलमान देश के, मैं केवल बड़ी जिम्मेदारी से ये बोल दूं, ये जो हिजाब का मामला है, ये मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। हम तो इसको ऐसे देखते हैं कि जो बच्चियां हैं वो अगर स्कूल कॉलेज जाएं तो वहां समानता का अधिकार होना चाहिए, और कर्नाटका उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी संविधान और न्यायालय को नहीं मानेगी? दूसरा, लाउड स्पीकर का मामला, 2000 के रूल्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि नॉइज पोल्यूशन ना हो, और ये धर्म तटस्थ है, ये कोई ऐसा नहीं है मुसलमानों के लिए है और हिंदुओं के लिए है, जो है नहीं है। तो ये भी उच्च न्यायालय का फैसला है। ट्रिपल तलाक, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गैर संवैधानिक है। देखिए, मुसलमान भाई हमारे देश का अभिन्न अंग है, ये बात मोदी जी ने कही है। लेकिन एक बात समझना होगा कि अगर कोई संवैधानिक दृष्टि से फैसले लिए जाते हैं, तो ये कहना कि मुसलमान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है, ये भी कतई उचित नहीं है। मैं संजय झा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। संजय झा, आप विश्व में जिस तरह के हालात हैं उन्हें भली भांति समझते हैं, और जो पेट्रोल के दाम हैं आप जानते हैं, पेट्रोल के दाम अगर भारत में बढ़ रहे हैं, और जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो फ्यूल प्राइस हाइक अक्रॉस द ग्लोब देख लें, आप पूरे विश्व में देख लें, तो अमेरिका में 51% बढ़ोतरी हुई है फ्यूल की प्राइसेस की। कनाडा देख लें 52%, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58%, भारत में 5% बढ़ा है। और इस वक्त आप भी जानते हैं कि विश्व में युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस पर भी दबाव है, अवेलेबिलिटी पर भी दबाव है। लेकिन बावजूद इसके, अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि भारत 2-3 साल में श्रीलंका जैसा हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि देश के लोगों के ऊपर एक भय जगाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ लुटने वाला है, सब कुछ मरने वाला है, सब कुछ बिकने वाला है, जबकि ऐसी कोई स्थिति कहीं भी फंडामेंटल्स में है नहीं? नाविका जी, ये बहुत आपने मुझे ये प्रश्न पूछा। मैं अर्थशास्त्र का एक छात्र हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, पारदर्शिता इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकती। आप कह रही हैं यहाँ पे कि कुछ जगहों में दाम बढ़ा है, भारत से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ 2-3 मैं समझता हूं कि ऐसे आंकड़े हैं जो झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले सरकार ने ये भारत की जनता को कहा था, नाविका जी, कि हम ये मार्क टू मार्केट प्राइसिंग। संजय जी, आप जब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूं कि ये हो नहीं सकता।
मैं नहीं, सुनिए। तथ्य बता रही हूं, तथ्य मैं सुन ऐसे रही। ही हैं, हो नहीं सकता। या तो सच बोल रही हूं नहीं, या आप झूठ, जरा बीच मुझे- का रास्ता नहीं है कोई। और मैं सच बता रही हूं क्योंकि आंकड़े ये हैं। आंकड़े क्या है वो तो सुनिए ना, 5 सेकंड में सुनिए। 26 लाख करोड़, यही ये सरकार, मोदी जी की सरकार, जिसको मैं कहता हूं कि आम आदमी का खून पसीना चूसा है, इन्होंने चूसा है। 26 लाख करोड़ मामूली साधारण आंकड़े नहीं है। और नाविका जी, ये क्यों नहीं बताते हैं आप अपने दर्शकों को? ये दाम भारत के आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, मिडिल क्लास के लोगों ने दिया है, जब कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। दाम $20 एक बैरल तक गिर चुका था। और वहां पर भारत के साधारण मामूली लोग जो विश्वास करते थे इस सरकार पर, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा और 26 लाख करोड़ लूटा गया है। मैं तो कहता हूं लूटा गया है इन लोगों से। और दूसरी बात, तो मैं जब दाम बढ़ता है तो मैं कहते हैं कि आपको एक आपको चीज ज्यादा देना बताऊं, पड़ेगा। आप जब इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, गौरव भाटिया जरूर जवाब देंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन फ्री में मिलता है, अगर उनको कोविड का इंजेक्शन, वैक्सीनेशन फ्री में मिलता है, तो इसके पैसे कोई तो देगा, कोई तो देगा, कहीं से तो आएंगे। नोट छापने की मशीन लगाई हुई है क्या? तो सुनिए नाविका जी, अच्छा हुआ कि आपने ये प्रश्न पूछा, उसका भी जवाब मेरे पास है। आप कह रही हैं कि वैक्सीनेशन में पैसा चाहिए थे, 35,000 करोड़ मान लिया। आप कहती हैं कि खाने के लिए इनको पैसा चाहिए था, वो तो सिर्फ पैंडेमिक के लिए 2 साल है, पूरे 8 साल में नहीं मिले हैं। उसमें 2 लाख करोड़ उसको भी जोड़ लेते हैं। पीएम आवास योजना का 8,000 वो भी जोड़ लेते हैं। पीएम किसान के 6,000 वो भी जोड़ लेते हैं। अब आप बाकी क्या रहा है, सिलेंडर का उज्ज्वला योजना, उसकी भी 4,000 करोड़ जोड़ लीजिए। चलिए सब मुझे उत्तर देने दीजिए। सब मिलाकर पिछले 2 साल में सब मिलाकर लगभग 2,60,000। और कमाया कितना है इन्होंने? 6 लाख। 6 लाख 2 साल में खर्च इतना किया। चुनाव में जाके लोगों को बोलते हैं समाज कल्याण है, मोदी का नमक खाओ, मेरे लिए वोट कर दो। ये तो मैं कह रहा हूं, ये लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाए, उल्लू बनाया है। आपसे 10 लाख लिया। संजय झा जी, आप कह रहे हैं लोगों को, और आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बनाया। आप इस देश की जमहूरियत को, इस देश के लोकतंत्र को समझते हैं कि जो यहाँ वोटर बैठे हैं वो सब बेवकूफ हैं जो वोट दे रहे हैं। आप ये देश के लोगों के बारे में कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए संजय झा जी। इन्होंने कहा है कि इस देश में जो वोटर आपकी सरकार के लिए वोट करते हैं वो बेवकूफ हैं, और इन्होंने उल्लू शब्द का इस्तेमाल किया है जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मेरा शब्द नहीं है, संजय झा जी का शब्द है। आप जवाब दें। मैं एक बात बता देता हूं नाविका जी, भाजपा ने लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की है। मैंने लोगों के बारे में नहीं बोला है। संजय जी जो हैं, आपने कहा इन्होंने लोगों को उल्लू बनाया, यानी कि लोग बन गए उल्लू, और यानी कि इस देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। तो आप पूरे लोकतांत्रिक प्रोसेस को कह रहे हैं कि ये बेवकूफों का खेल है। गौरव भाटिया आप जवाब दीजिए। मैं आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो झूठी है, विश्वास नहीं। अब चलिए शांत कराइए। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सुनिए दूसरों को सुनिए, जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी आ रही हूं आपके पास। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए होता हाँ, देखिए नाविका जी, होता क्या है, जनता तो सबसे ज्यादा समझदार है, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। अभी 4 प्रदेशों में हमने देखा डबल इंजन की सरकार, प्रो इनकम्बेंसी, और हम लोगों ने आशीर्वाद पाया और हम काम कर रहे हैं। पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया। मैं केवल एक बात कहूंगा उल्लू शब्द पे, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, ये कांग्रेस का हाल है। इसीलिए इनको लगता है कि जनता उल्लू है। उल्लू जनता नहीं है, उल्लू आप देखिएगा कांग्रेस हेडक्वार्टर में ही मिलेगा। ठीक है, अब आप आंकड़ों पे आते हैं। सुनिए, बीच में मत बोलिए संजय भाई, अच्छा नहीं लगता। आप बोलना चाहते हैं पहले मेरे, आप बोल सकते हैं। ये हर लाइन पे बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता।
देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। ये कहते हैं कि कर की वसूली हुई। मैं ये मानता हूं कर की वसूली हुई, लेकिन ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक एक रुपया जो है जनता के हित के लिए लगाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए कोविड के समय में, आप याद करिए, यही रोंदू फूफा राहुल गांधी बाहर आके कहता था, नाविका जी टीके नहीं लगेंगे, ये मोविड है, मोविड इंडियन स्ट्रेन, बदनाम कर रहा था देश को। लेकिन गर्व से कह सकते 185 करोड़ सुरक्षा कवच श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को दिए। बाकी देशों से बहुत बेहतर किया हमने। दूसरी बात, आप बताइए 2 साल के समय तक जो 80 करोड़ भारतीयों को अन्न मिला, उनसे पूछिएगा वो भारतीय जनता पार्टी को क्या मानते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपकी पार्टी की तरह नहीं जो ढकोसला करती है और बताती है कि जो वैक्सीन लगने जा रहा है ये खतरनाक है। तीसरी बात, मैं पेट्रोल के दामों पे आपको बता दूं, दिवाली आई थी, कटौती करी गई केंद्र सरकार द्वारा। आपको मालूम है वैट की कटौती किन प्रदेशों ने सबसे बाद में करी? 1 महीने बाद। वो कांग्रेस शासित राज्य थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लाभ लोगों को मिले। और विश्व में कहां पे है पेट्रोल? ये संजय भाई आपके लिए है। नीदरलैंड्स में 4 अप्रैल का मैं डेटा दे रहा हूं, पेट्रोल की कीमत है 192 रुपए, जर्मनी में 171 रुपए, स्वीडन में 167 रुपए और भारत में 103 रुपए। जरा मौका दीजिएगा, दूसरा, हम जवाब देंगे। अब बगल के जो मुल्क है उनसे तुलना कर लेते हैं। हाँ, अभी रुक जाइए, मौका मिलेगा, मैं अपने आंकड़े रख दूं। नहीं, एक मिनट। भारत में ये जनता के सवाल आने शुरू हो गए हैं, जनता के सवाल आने शुरू हो गए हैं, पब्लिक सवाल पूछ रही है। और अजय वर्मा जी, मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। लखनऊ से आशीष कुमार श्रीवास्तव का सवाल है, मुझे लगता है लंका की किसी हालत की एक वजह परिवारवाद राजनीति भी है, इसलिए हिंदुस्तान की सारी परिवारवादी पार्टियां लंका की बहुत चिंता कर रही हैं। क्या इनका एजेंडा केवल मोदी विरोध नहीं है? अजय वर्मा जी, ये पब्लिक सवाल पूछ रही है। नाविका जी, सवाल का जवाब तो मैं दूं, उससे पहले मुझे 1 मिनट और चीजों पर भी चर्चा करने दीजिए। कि देखिए, गौरव भाटिया बड़े पढ़े लिखे सम्मानित एडवोकेट हैं और भाषा शैली असंसदीय इस्तेमाल करते हैं राहुल जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए संसदीय भाषा की गर्माओं को। कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में उल्लू, अरे भाई उल्लू तो जहां मिलेंगे वो मिलेंगे। पहले संजय झा जी ने जनता को उल्लू बोला, वो आपको सही लगता है, लेकिन अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में कुछ कह दिया जाए तो आपको चोट लगती है। नाविका जी सुन लीजिए, अब आप मेरे इनको बीच में चलिए अप्रैल 1 से जो जनता को 1,25,400 कुछ करोड़ रुपए का तोहफा महंगाई के रूप में किसानों को, पेट्रोल वालों को, डीजल को, आम आदमी को सरकार ने दिया था, तो सरकार को वोट देने का इनाम उन्हें दिया, इनाम तो मिलना ही चाहिए था। दूसरा, आप तुलनात्मक करते, भारत का तुलनात्मक अध्ययन पहले चाइना से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, रशिया से, इनसे होता था। अब आप नीदरलैंड से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, भूटान से, नेपाल से, पाकिस्तान से कर रहे हैं। ये भारत की गति पहुंचा दी है बीजेपी के लोगों ने इन 7 सालों में। और रहा सवाल जीडीपी का, कर्ज का, श्रीलंका का कर्ज जब 95 से क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, आप शायद पढ़ नहीं रहे ठीक से, आप पढ़ नहीं रहे या सुन भी नहीं रहे। क्लास में, कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है शायद बचपन से नहीं सुना। मैंने पूरा ग्राफिक्स चलाया है कि अमेरिका में 51% बढ़ा है पेट्रोल का रेट, कनाडा में 52%। लोन की बात कर रहा हूँ, डेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल डीजल की तो अभी मैं कर ही नहीं रहा। अभी ये बताइए, 160 दिन से पेट्रोल डीजल जिले इलाही ने बढ़ाए नहीं, और अभी पिछले 15 दिन से बढ़ा दिए गए, और अब 8% से ज्यादा क्रूड ऑयल डाउन आया। क्या घटाए इन्होंने रेट? ये मुद्दों की बात है, जनता को ये भी तो बताया करिए कि 8% के बाद क्या रेट घटेंगे? जो क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड नीचे गया है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में नहीं घटाएंगे, ये कंटिन्यू बढ़ाएंगे। और नोट कर लीजिए नाविका जी, आपके चैनल पर मैंने ये कहा है, भारत को गौरव मिलने वाला है, पेट्रोल 200 रुपए पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? 2015 में 2 बड़े देश के इंडस्ट्रिस्टों को डीजल का सप्लाई का ठेका दिया था यदि सरकार ने। 65 लाख प्रति लीटर
पर महीने इंडियन आर्मी और 60-65 लाख पर महीने एक दूसरी कंपनी जो है डीजल जो है भारत का लेते हैं, और उस थोक के डीजल पे इन्होंने 10 से 15 रुपए एक मुश्त बढ़ा दिए। तो महीने का साल का जोड़िए कि कितना फायदा उन दो इंडस्ट्रिस्टों को होगा। आम आदमी की पूंजी घटती जा रही है शुद्ध भाषा में, बड़े लोगों की पूंजी बढ़ती जा रही है शुद्ध भाषा में, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इस हिंदुस्तान के हालात श्रीलंका से भी बदतर होंगे। राहुल गांधी जी तो श्रीलंका कह रहे हैं, लेकिन साहब आएंगे, झोला उठाएंगे और चल देंगे। लोग कहते हैं, ये मीम्स कहते हैं। अब इनके प्रवक्ता हैं, झूठ की बुनियाद पे बैठे रहते हैं, मीम्स की बड़ी चिंता हो रही है। अगर मैं आपको पेट्रोल के दाम विश्व भर में बता दूं तो हांगकांग में 217 रुपए, नेदरलैंड में 191 रुपए, नॉर्वे में 186 रुपए, फिनलैंड में 180 रुपए, चीन में 111 रुपए। मुझे लगता है बाकी, और ब्राजील में 118 रुपए, साउथ कोरिया में 126 रुपए, फ्रांस 145 रुपए, स्पेन 148 रुपए, इटली 151 रुपए। सबा नकवी जी, चलिए एक मिनट अब सबा नकवी जी से भी पूछ लूं, उन्हें भी कुछ जवाब देने दीजिए। सबा नकवी, एक तरफ इनको प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति से, ठीक है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन विश्व में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसको सारे देशवासी समझते हैं, और मुझे लगता है राजनीतिक दल और भी अच्छे से समझते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते, डर फैलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे समाज में बस हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस तरह के बयान देने से आप अपने देश का स्तर गिरा नहीं रहे? ये वही फिर प्लेइंग टू द गैलरी ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट, ऑफ फॉरेन एजेंसीज, क्या आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कि 2 साल में 3 साल में हम श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, क्या ये किसी भी रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल को करना चाहिए, कहना चाहिए? मैं ईमान से आपसे एक सवाल पूछती हूँ नविका जी, आपको नहीं लगता कि नफरत फैलाई जा रही है? आपको पता होगा कि एक नेता 6 दिन पहले कह चुके हैं सीतापुर में कि वो बलात्कार चाहेंगे मुसलमान महिलाओं का। क्या नफरत वो नहीं फैला रहे हैं? आपको ये भी पता होगा कि हमने जब तक चुनाव खत्म ना हो तो हमने पेट्रोल का दाम बढ़ाया नहीं, उसके बाद एक के बाद एक जैसे चुनाव खत्म हुए, तो जनता को ये सब भी पता होना चाहिए। तो अब आप आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक स्ट्रैटेजी में डाल रहे हैं। ठीक है, मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो 13 बार कितनी बार दाम बढ़ गए हैं चुनाव के रिजल्ट के बाद? मुझे ये बता दीजिए। अगर कोई भी ईमान से कह दे कि हिंदुस्तान में सब ठीक है, हम लोग बहुत प्यार से स्नेह से रह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग बहुत मोहब्बत से रहें। हमने तो इस पे किताब भी लिख दी जनाब। तो आप क्या इंडियन अमेरिकन काउंसिल जो कह रहा है आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? मुझे पता ही नहीं इंडियन अमेरिकन काउंसिल क्या है। मैं अपनी बात खत्म कर दूं, अगर आप लोग चाहें तो मैं चुप भी बैठ सकती हूँ, मुझे कोई उसमें नहीं है, आपत्ति नहीं है। आप लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, ये सही है? नरसंहार छोड़िए, आपको क्या, आप मुझे बताइए, एक दिन कहीं पे हिजाब फिर हलाल, हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की कैपिटल में तमाशा हो रहा है, हमें जो लोगों को धमकियां मिल रही हैं इलीगली, फिर आपको 3-4 केंद्रों में, 3-4 सीतापुर में क्या आप महिला, बिल्कुल सीतापुर में जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उस पर पुलिस का एक्शन होना चाहिए, इसमें कहीं, और उसमें पुलिस एक्शन हो गया है। मुझे उसमें कतई कोई परहेज नहीं है कहने में कि वो गलत है, लेकिन आपको एक तरफ का गलत नजर आता है, दूसरे तरफ का गलत नहीं नजर आता, ये भी एक प्रॉब्लम है कि नहीं सबा जी? देखिए नाविका जी, एक मिनट वो क्या रहा है, मैं सभा जी से कुछ पूछना चाहता हूं। नहीं, आप मुझे खत्म तो करने दीजिए। हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन सब जानते हो क्या रहा है भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चलिए आप कहिए गौरव जी, मुझे आपसे कोई बहस करने का शौक ही नहीं है। हाँ,
मैं बस जानती हूँ क्या हो रहा है, आप नहीं, नहीं। समझिए, आप जो चाहे स्पिन दीजिए। चलिए ठीक है। बोलिए। सभा जी सुनिए, सभा जी सुनिए। देखिए, मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। आपने एक वक्तव्य की बात करी, किसी एक व्यक्ति ने आज गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बलत्कार करेगा। आपको मालूम है मैं क्या कहूँगा? 6 दिन पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद तर्क वितर्क करिएगा। पहले मैं एक भारतीय होने के नाते एक बात कहूंगा, किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उसको घर से निकाल के कुछ गलत करे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और वहाँ पे एफआईआर हुई है और कार्रवाई भी होगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का व्यक्ति है, वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप आज सारे दर्शकों को एक ट्वीट दिखाइए, कश्मीरी पंडितों के साथ महिलाओं का रेप हुआ वहाँ पे, अभी ये बहुत चर्चा पे था विषय। आपका एक ट्वीट अगर मिले मुझे तो अच्छा लगेगा कि आपने कहा जो हुआ गलत हुआ। मैं अब अपना समय आपको देता हूं, फिर आगे बात को बढ़ाऊंगा। दिखाइए गौरव जी, आप एक ट्वीट, केवल एक ट्वीट। आप ये जो फॉल्स पैरिटी कह रहे हैं ना, कश्मीर का मैंने ट्वीट कहा, आपने कहा कि जो हुआ गलत हुआ। आप नहीं तो आप कह रहे हैं कि मैं 1990 में यही देखिए, देखा दर्शकों, देखा आपने, कश्मीर का इतिहास अलग है, वहां रेप अलाउड था। क्या आप ये कह रही है? गौरव जी, मैंने आपसे कहा ट्वीट दिखाइए कि आप कहें कि कश्मीरी महिलाओं के साथ, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। रेप इज अ रेप, ठीक है? स्थान देख के और धर्म देख के आप नहीं तय करेंगी। मैं जवाब चिल्लाने की क्या बात है मैडम? आपसे ट्वीट पूछ रहा हूँ, दिखाइए। नहीं, सबा नकवी जी, चलिए, कश्मीर एक बात है, कश्मीर एक बात है जो गौरव भाटिया ने उठाई। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, करौली में अगर नव वर्ष की यात्रा निकलती है और नव वर्ष की जो हिंदू नवरात्र की जो वहां पर प्रोसेशन निकलता है, उस पर पथराव होता है, उसके वीडियो टाइम्स नाउ पर हम 3 दिन से उजागर कर रहे हैं। मेन अक्यूज अब बजरंग मुनि सीतापुर के जो हैं, उनकी बात आपको याद है, गलत है, उन पे एफआईआर हुआ है और हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर इस पूरी खबर को पूरे दिन दिखाया है और आलोचना की है। आप मुझे करौली के बारे में बता दीजिए, कोई सवाल उठाया आपने कि मतलूब अहमद आज तक कहां नदारत है, क्यों राजस्थान की सरकार नहीं पकड़ पा रही उसे? ये भी तो सवाल है ना। सवाल है, मैं जवाब भी आपको दे देती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ये हिंदू मुस्लिम डिबेट। क्या आप कह रही हैं कि इसमें पैरिटी? ये हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं है, मुझे नहीं पता। एफआईआर में एक मतलूब अहमद है और एक प्रोसेशन जा रहा था, 47 लोगों को चोट आई है। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, मुझे नहीं पता। क्लैशेस में दोनों तरफ को लगी होगी, लेकिन जो मेन अक्यूज है वो 7 दिन बाद तक ना पकड़ा जाए, उस पर क्यों नहीं सवाल उठता? आप लोग पलट गया यार, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। ये जो आप लोग करते हैं, मेरी पूरी जिंदगी इन घटिया बातों में मैंने सीधी बात कही। अभी मुनी में तो आप पढ़ गई थी, मुनी में पढ़ गई, मतलूब में नहीं पढ़ना। सरकार आपकी कहाँ थी? 6 दिन गुजर गए हैं, उनके वीडियो घूम रहा है, 6 दिन गुजर गए हैं, आज कुछ एफआईआर हुआ है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के बाहर यकीन, सुनिए मैं उत्तर देता हूँ, सुनिए क्या हुआ दिल्ली के बाहर? आपको पता है, पत्रकार की भी पिटाई हुई है वहाँ। आप चलिए मैं उत्तर दे देता हूँ, ज्यादा चिल्लाइए मत, पहले तो धैर्य से सुनने मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, आप चिल्ला रही हैं। पत्रकारों की पिटाई की पूरी स्टोरी उठाई है हमने, पूरी खबर दिखाई है सबा नकवी जी, लेकिन करौली पर सवाल नहीं है। आप कह रही हैं कि यहाँ पर वीडियो घूम रहा है, वहां तो लोग घायल अस्पताल में पड़े हुए हैं। और शांतनु गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? ये हलाल, ये हिजाब, ये आजान का लाउडस्पीकर, ये क्यों हो रहा है? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है कहीं, अभी क्या जरूरत है? और अगर सबा नकवी जैसे लोग ये सवाल उठा रहे हैं तो कहीं तो इसमें सच होगा ना, कहीं पर जवाब दीजिए।
देखिए, पहले तो मैं नाविका जी कहूंगा, जब उत्तर प्रदेश की बात आ रही थी तो सबा नकवी जी को हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। जैसे ही आपने उनसे राजस्थान का प्रश्न पूछा और उनको वो हिंदू मुस्लिम लगने लगा, क्या पता उनके पास जवाब नहीं था या वो कांग्रेस को किसी तरह से सपोर्ट करना चाहती थी। देखिए, चाहे हलाल का मुद्दा हो, चाहे वो बुर्का का मुद्दा हो, सुनिए तो समझिए तो, चाहे वो हलाल का मुद्दा हो, चाहे वो बुर्के का मुद्दा हो, चाहे वो अजान का मुद्दा हो, चाहे वो लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, चाहे वो देखिए, आप क्यों चिल्ला रही हैं? इतना मेलोड्रामेटिक होने से क्या होगा जी? आप तो ऑथर है, इतना मेलोड्रामेटिक होने से क्या होगा? सुनिए तो मेरी बात, तर्क पे जवाब दीजिएगा, तर्क पे जवाब दीजिएगा ना। प्लीज, आप लोग, मैं जा रही हूँ नविका, मुझसे नहीं सहा जाएगा। इतनी सारी खराब चीजें हो रही है, हमारे घर के बाहर दुकानें बंद हैं और आप लोग हमसे घटिया बातें। करौली में दुकानें जल गई हैं, आपके घर के पास दुकानें बंद हैं। करौली में, राजस्थान में हिंदुओं की दुकानें जल गई हैं। आपके घर के पास तो दुकानें बंद हैं, राजस्थान में तो दुकानें जल गई हैं। सभा जी, उनके बारे में एक बार ट्वीट तो कर दीजिए, एक ट्वीट तो कर दीजिए, एक ट्वीट तो कर दीजिए ना, एक ट्वीट तो कर दीजिए कि करौली में क्यों दुकानें जल गई। चलिए, सभा जी चली गई हैं, सभा जी चली गई हैं क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया उनसे। जी, करौली हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, मैं चेक कर लेती हूँ। उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं बस अपना तर्क पूरा, मैं अपना बस तर्क पूरा कर दूं। चाहे आपने कहा कि हलाल की बात क्यों हो रही है, आपने कहा बुर्के की बात क्यों हो रही है, आपने कहा अजान की बात हो रही है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इन्हें उठाना पड़ेगा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, नॉइज पोल्यूशन के ऑर्डर आते हैं, लेकिन कहीं नहीं हटती है। कहा क्या जा रहा है कि भाई एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर सब एक जैसी ड्रेस पहने। वो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आज तक नहीं उठे वो क्वेश्चन, आज उठाए जा रहे हैं। जनता में चेतना आ रही है, वो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रही है, वो पूछेगी वो क्वेश्चन। हर क्वेश्चन फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल देखिए, वो भी फंडामेंटल है, वो आपने चुनाव में रखा, वो आपने चुनाव में रखा। जनता ने भाजपा को वोट करके वापस बुलाया। भूख की बात करिए, महंगाई की बात करिए, हंगर इंडेक्स की बात करिए। क्यों करौली की बात क्यों ना करें? करौली की बात करने में कोई दिक्कत है? महंगाई की बात भी करेंगे और करौली की बात भी करेंगे। और आप करौली पर जवाब दे दीजिए। अगर आपको ये सही नहीं लगता, बाकी जगह जो हो रहा है, मैं भी मानती हूं सही नहीं है। सीतापुर में बजरंग मुनि का जो बयान है वो बिल्कुल सही नहीं है, उनको अरेस्ट करना चाहिए। अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी योगी सरकार को उनको अरेस्ट करके अंदर कर देना चाहिए, एग्जाम्पल बनाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये भी रहेगा कि करौली में मतलूब अहमद क्यों गायब है? बताने तो जा रहा हूं। हाँ, बताइए। आप अच्छी ऑडिटर हैं, आपका बुद्ध अच्छा हो सकता है, लेकिन जब बुद्ध गिरे ये देखता है कि सपोर्ट किसी और को किसी गलत कामों पर भी, गलत चीजों पर हो रही है, तो वो बुद्ध फिर नुकसान नहीं करता। आप पूछ सकते हो करौली में अरेस्ट। मुझे नहीं पता था आप ज्योतिषी हैं, और वैसे मैंने अपनी पत्री दिखवाने के लिए नहीं बुलाया था यहाँ पर, मेरे नक्षत्र देखने के लिए नहीं बुलाया था। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ करौली का, आप करौली का जवाब दे दीजिए। मेरे नक्षत्र मेरे ऊपर क्या करेंगे वो मैं नक्षत्रों पे छोड़ती हूँ, आप चिंता ना करें। करौली में हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करा उसके खिलाफ, जो भी था तलाश पूरी तरह से है। 6 दिन बाद नहीं करा, तुरंत कर दिया था। वेरी गुड, तुरंत कर दिया था। गौरव भाटिया जी, मुबारक हो, पहली बार में कर दिया इन्होंने एफआईआर दर्ज, लेकिन आज 7 दिन हो गए, पकड़ा नहीं गया वो। और वीडियो टाइम्स नाउ निकाल कर दिखा रहा है, टाइम्स नाउ नवभारत पे हम दिखा रहे हैं कि वीडियो में पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, और वीडियो में मतलूब अहमद वहां भागता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को भगाता हुआ नजर आ रहा है। तो एफआईआर तो दर्ज हो गया था, काउंसलर है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ, तो हमने एफआईआर दर्ज कर दिया। कागजी कार्रवाई पूरी, मिलेगा नहीं वो आपको। मतलूब अहमद आपके सामने हमने पेश किया है, मोबाइल फुटेज उसकी अवेलेबल है, लेकिन आदमी नहीं मिल रहा। गौरव भाटिया जी, ये कहां का इंसाफ है? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि ये करौली का ये श्रीलंका क्यों बना रहे हैं? ये भी तो सवाल है। अब पब्लिक सवाल पूछ रही है, ललित अलीगढ़ से, तन्वी मिश्र लखनऊ से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों को हर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन अब मुद्दा है हिजाब और अजान का, तो ये नफरत भरी बयानबाजी आखिर कब तक रुकेंगी? मेरा सवाल ये है कि विपक्ष का हर दूसरा नेता कहता है
कि देश में नफरत है, बंटवारा है, तो आप विपक्ष के लोग उसे हवा क्यों देते हैं? अजय वर्मा जी, सवाल आपसे है, अगर नफरत है तो आप मोहब्बत दिखा दीजिए, आप हवा क्यों देते हैं? हम लोग हवा नहीं दे रहे मेरी बहन। लोकतंत्र में सरकार ने जो एक पॉलिटिकल विंडेक्टा और एजेंडा चुनाव जीतने के लिए ये चला रखा है, एक सूत्रीय कार्यक्रम हर चुनाव में करते हैं और कोई एजेंडा नहीं है, ना महंगाई ना पेट्रोल। अब जनता अगर इसे ही स्वीकार रही है तो जनता स्वीकार है, धन्यवाद है। हम तो जनता के मैंडेट को स्वीकारते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं और जनता के साथ रहेंगे। लेकिन सरकार के विश्व नाविका जी विश्व गुरु बनने की बात मोदी साहब कहते हैं, ये जो तुलनात्मक अध्ययन आप सारे देशों से कर रहे हैं वो विश्व गुरु की बात नहीं करते। विश्व गुरु ऐसे कोई बना जाएगा, विश्व गुरु बनने की बात करेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन छोटे छोटे देशों से करेंगे, महंगाई का उच्चतम स्तर हो जाएगा, पेट्रोल घटाएंगे नहीं। एक बाबा ने कहा था, आदरणीय रामदेव जी ने, कि जब सरकार मोदी जी की आएगी तो आपको 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा। अब वो पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो कहते हैं, अरे ओए पूछ फाड़ लेंगे तेरी। बाबा के एक वीडियो आपके चैनल पे भी चल रहा था। और अभी रिसेंटली आज मध्य प्रदेश में एक विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों के कपड़े उतार दिए गए, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। कपड़े उतार दिए गए पुलिस प्रशासन ने। तो ये जनता के बीच में आप सरकार चलाइए, सारा कुछ दिखाया। तो चलिए गौरव भाटिया जी, आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्या अगर कोई आपकी सरकारों के खिलाफ कुछ लिखेगा, किसी एमएलओ के खिलाफ लिखेगा, तो आप कपड़े उतार देंगे? क्या यही कानून है, यही प्रशासन है आपके राज्यों में? ये सवाल अजय वर्मा का है। और दूसरा, महंगाई में पेट्रोल की बात तो समझ आती है, लेकिन 12 रुपए का एक नींबू, गर्मी के मौसम में क्या आदमी नींबू पानी भी ना पी सके? और मीट की दुकानें आपने वैसे बंद कर दी हैं, तो बाकी नवरात्रे चल रहे हैं, तो आदमी करेगा तो करेगा कहाँ? व्रत रखेगा और नींबू पानी भी नहीं पी सकेगा। 200 से 300 रुपए किलो पहली बार भारत में पहुंचे हैं। नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, अब मेरे बीच में ना बोले। नहीं नाविका जी, ये उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपना प्रवक्ता भी नहीं भेजती है, जो भी आता है हम उसको सम्मान देते हैं। पार्टी में भी इतना इनको सम्मान नहीं मिलता जितना हम लोग दे देते हैं, हमें देना पड़ेगा, हमारे साथी हैं। सुने आप मेरी बात। देखिए, बुद्ध महाराज की बात करी, ज्योतिषी कांग्रेस के यहाँ पे बैठे हैं। शनि महाराज से मेरी भी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले। शनि महाराज जो है ना, वो न्याय के कारक हैं। शनि महाराज जी ने कहा कि जो करौली राजस्थान में हुआ वहाँ पे न्याय नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जो अभियुक्त है ना, उसका जो नाम है उसी में राज छुपा है, वो मुसलमान है। और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी कैसे करे, वो तो मुस्लिम पार्टी है। लेकिन अशोक गहलोत जी को देखिए, सोनिया चालीसा पढ़ रहे हैं, संविधान नहीं पढ़ रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और अशोक गहलोत जी, नाविका जी कह रहे हैं कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। मतलब करौली में पुलिस जो वर्दीधारी हैं उन पे दबाव बनाया गया, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। मुजरिम भाग रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, कांग्रेस से ही उनको निर्देश आते हैं, माफी मोदी जी मांगे। ये विचित्र बात है। दूसरी बात देखिए, तुष्टीकरण क्या होता है मैं बताता हूं। रमजान और नवरात्र एक साथ पड़े, मेरे हाथ में राजस्थान में एक आदेश पारित हुआ। वो कहते हैं कि जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां बिजली मत काटना, रमजान का महीना है। हिंदू भाई बहन सोच रहे हैं नवरात्र में व्रत हम भी रख रहे हैं, हमारी बिजली क्यों काटी जाए? क्या हमारा जुल्म ये है कि हम राजस्थान में और आप मुस्लिम पार्टी की सरकार है? ये विचित्र बात है, इसका उत्तर दीजिएगा। सुनिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं उत्तर तो दे दूं या आप पहले पूरा बोलेंगे? मैंने लिखा जो आपने बोला ना, अभी नहीं, अभी रुक के लीजिएगा। चलिए, पर नींबू के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, इस पर भी जवाब दे दीजिए गौरव जी। इस पर जवाब नहीं देंगे ये, इनसे पूछेंगे कहाँ जाना है अमेरिका तो चले जाएंगे पाकिस्तान। मैं दूंगा। मैं अभी कांग्रेस के जख्मों पे नींबू लगाते हैं, रुक जाइए थोड़ा। देखिए, 3 चीजें मैं आपके चैनल पे महंगाई पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में आजादी के बाद। आपको मैं बताता हूं, सुनिए, शांत कराइए। पहली बार ही हुआ है कि ऐसा परिवार आ गया जो भ्रष्टाचारी है। करोड़ों जो है बेल पे बाहर माता और गए हुए भी 8 साल हो गए गौरव जी।
आप इस बात से तो नहीं नकार सकते हाँ, तो कि 8 बाकी साल में जी 8 बाकी साल में चीजों क्या के दाम किया भी मैं बढ़ अभी- रहे हैं, इसका जवाब दे दे। अब मैं उत्तर तो दे दूं, नाविका जी उत्तर दे रहा हूं, आप सुनिए तो तथ्यों के साथ दूंगा। देखिए मेरे पास ये सूची है, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कितने हैं मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की सरकारें कहां, महाराष्ट्र में मुंबई में पेट्रोल का दाम 120 रुपए 51 पैसे, राजस्थान जयपुर 118 रुपए 3 पैसे, छत्तीसगढ़ रायपुर 111 रुपए 47 पैसे, और झारखंड रांची 108 रुपए 71 पैसे। अब मैं लखनऊ का बता दूं 105 रुपए 25 पैसे। सबसे महंगा पेट्रोल पूरे देश में कहां है बच्चों बताओ? राहुल गांधी से पूछिएगा, श्री गंगानगर राजस्थान में। दूसरी बात, राजस्थान ऐसा प्रदेश है, आप पूरे देश को चुप बच्चा चुप बता चुप रहे हैं। कराइए, चुप कराइए, अरे वे सुन लीजिए, चुप आप कराइए। इस तरह से प्रोफेसर बन सुनो, रहे हैं, बैठकर वाइस सुनो, चांसलर हैं भाई भारत की। चुप करो, आप चुप समझ करिए, लीजिए जरा। कम बोलो। आप प्रोफेसर नहीं बन रहे, अभी पर पूछ ये रही बात है। तो सही, ये बात तो हाँ, सही है क्या अजय पता है, वर्मा बताओ। जी के GST और कांग्रेस VAT का फर्क शासित बताओ, चलो राज्यों बताओ, में कितना बोलोगे तो। टैक्सेस ज्यादा हैं इसलिए दाम ज्यादा हैं। आपको इतना, अगर आम आदमी के लिए आपका दिल इतना दुखी हो रहा है तो आप अपने टैक्स ही पता कम कुछ कर नहीं है, दीजिए। मेरी बात बेरहम सुनो। सरकार को छोड़िए, आप अपने 6 टैक्स कर कम गई। कर दीजिए। वैसी महंगाई 13 से ऊपर पहुंच गई, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है। उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये राजस्थान की बात करने लगते हैं। अरे भाई पूरे चलिए, देश मैं की अपनी बात बात- पर करो, सच एक तो स्टेट है, राजस्थान। पर सारे सच देश तो में है, आपकी गलत डबल तो इंजन नहीं की कह रहे, सरकार तथ्यों के है। आधार पर कह बिल्कुल रहे हैं, नहीं। तथ्यों ये के तथ्य आधार ही पर नहीं कह रहे हैं, गलत जी तो नहीं कह रहे। नाविका जी 8% मैंने कहा कि क्रूड ऑयल अभी घटा, आपने घटाया क्या? उस पर जवाब नहीं दिया। 200 से 300 नींबू बिक रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दिया। गरीब की थाली में सरसों का तेल 300 रुपए पहुंच रहा है, उस पर जवाब नहीं देंगे। जवाब देंगे राजस्थान पर देंगे। नहीं तो और आपका वाइस चांसलर जवाब साहब क्या जवाब है? देंगे। तो आपका छत्तीसगढ़ में और देंगे राहुल वाइस गांधी का चांसलर। जवाब क्या है? हमारे आपका और वाइस राहुल चांसलर गांधी का बोलते हैं। जवाब है कि उस 2 से यूनिवर्सिटी 3 का साल नाम में तो पता भारत चले। श्रीलंका बन जाएगा। तो ये आपकी राष्ट्र निर्माण में ये आपका योगदान है कि भारत श्रीलंका जैसे बनने वाला है। आइए भाइयों और बहनों, ये सुन लीजिए। पेरू में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में जो हालात गुजर रहे हैं और भारत की जनसंख्या 139 करोड़ के करीब पहुंच गई है, आप ये समझ लीजिए कि जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े तो गूगल पे डाल के सबको मिल जाएंगे। गौरव जी आंकड़े में समझाइए, प्रैक्टिकल बातों पे आइए। आपने दर्द सुना है उन गरीबों का जो कोविड में मर गए थे, लाखों लोग थे? आपने दर्द सुना है जिनके प्रैक्टिकल रोजगार बातों छिन पे गए आता थे? हूं, चलिए। उनके लिए आपके पास कोई भी सहानुभूति। चलिए फिर पब्लिक का सवाल ले लेते हैं और फिर गौरव भाटिया से जवाब लेंगे। नमन दीक्षित नोएडा से, चितरंजन शर्मा दिल्ली से पूछ रहे हैं सवाल, और आइए सुनते हैं उनके सवाल। 2019 से पहले राहुल ने राफेल के नाम पर डराया और अब श्रीलंका के नाम पर डरा रहे हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आप राहुल गांधी जी को यह नसीहत क्यों नहीं देते कि वो कांग्रेस की और अपनी चिंता करें, देश की चिंता न करें। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। अजय वर्मा जी क्या करूं, सारे सवाल आपके लिए आते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार के लिए सवाल आए, बीजेपी के लिए आए, पर आते आपके लिए। कह रहे हैं कि पहले राफेल से डराया, अब श्रीलंका से डरा रहे हो, और आप राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की चिंता कर लीजिए, घट आप रहे हैं, देश सुरक्षित है। जवाब दीजिए। मैं आपको दोनों के जवाब दे रहा हूँ। राफेल में जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ जो 36 राफेल जितने में खरीदे गए, उससे ज्यादा राफेल 42 में उससे कम कीमत में एक दूसरी छोटी सी कंटेनर खरीदी। सारे राफेल आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, राफेल इस्तेमाल हो गए, और 2 इलेक्शन हो गए उसके बाद अभी भी आपकी रट वही लगी हुई है। आप जनता अपनी बात आके कान में नहीं कह सकती, वो वोट के माध्यम से कहती है। तो ये मुद्दा तो हो गया खत्म। अगर जनता की बात थी, जनता की समस्या, जनता की बात उठाना, अगर ये लगता है कि राहुल गांधी अगर चिंता करें, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता और हम, अजय वर्मा, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और सारे हमारे नेता जनता के हर मुद्दे को उठाते रहेंगे, सरकार की हर उस चीज का विरोध फिर शांतनु गुप्ता जी, ये जनता के मुद्दे इतने उठाते हैं, जनता इनकी बात सुनती क्यों नहीं? इनके मतलब इनको ऑल्टरनेटिव मानती क्यों नहीं मोदी जी का? क्यों ऐसा कर रही है जनता? क्योंकि ये तो जनता की सेवा में बिल्कुल समर्पित लोग हैं कांग्रेस पार्टी के।
जनता सुन क्यों नहीं रही इन्हें? नाविका जी, पिछले 7-8 साल से देश ने नरेंद्र मोदी का काल देखा है और योगी आदित्यनाथ और अलग अलग चीफ मिनिस्टर का काम देखा है। उनको लगता है कि समस्या है देश में, ऐसा नहीं समस्या नहीं है, महंगाई की समस्या हो सकती है, उसके रीजन चाहे वैश्विक हो, लेकिन समस्या है। लेकिन उनको लगता है कि उसको हल कौन कर सकता है? क्या उसको एक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान हल कर सकते हैं या राहुल गांधी? और उनको वहां वो पाते हैं कि इसको नरेंद्र मोदी हल कर सकते हैं, इसको योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। समस्या है, समस्या से कोई नहीं निकाल रहा है उसको। समस्या है, महंगाई एक समस्या है, लेकिन उसमें क्या कर लेंगे? अगर नींबू का दाम 220 रुपए है तो उसमें अजय वर्मा जी या राहुल गांधी क्या करेंगे? ये क्या नीति है उनके पास? वो नींबू के लिए क्या करेंगे? सबको पता है अभी 100 साल के बाद मार्च इससे ज्यादा गर्म हुआ है, नींबू की खपत बढ़ गई है, डिमांड सप्लाई ठीक होगी, अप्रैल अंत तक वो दाम ठीक हो जाएंगे। कांदे का रेट कम भी हो गया है, कांदा इस समय 15 रुपए किलो मिल रहा है। अब वो बताइए, प्याज भारत में कम मिली है 12 रुपए 15 किलो। वो तो एक फूड बास्केट होती है, उसमें कुछ प्राइस बढ़ते हैं, कुछ प्राइस घटते हैं, और वही 6-6.5% इन्फ्लेशन। गौरव भाटिया जी, एक बात सही कही शांतनु गुप्ता जी ने, और ये कहा कि देश में समस्याएं हैं, ऐसा कोई समय नहीं हो सकता कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम राम राज्य में आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूं, और सवाल ये है कि हर चीज के लिए आपके पास कोई ना कोई बहाना है। कभी यूक्रेन रशिया युद्ध का बहाना है ऑयल के दामों के लिए, कभी आपको गर्मी का बहाना है, मौसम का बहाना है नींबू के लिए, कभी कोविड का बहाना है, कभी डिमोनेटाइजेशन का बहाना है। कभी तो जनता के जो सवाल हैं और विपक्ष के जो सवाल हैं उनका संजीदगी से जवाब दे दीजिए। नाविका जी, देखिए, ये अपना अपना देखने का नजरिया है। कोई कह सकता है कि बहाने बना रहे हैं, लेकिन पिछले 8 साल में वो ऐतिहासिक काम हुए, करना तो दूर की बात है, जिसके बारे में बातचीत करने की भी हिम्मत कांग्रेस की सरकारों में नहीं थी। जीएसटी लागू कर देना 30 साल तक अटका रहा। अनुच्छेद 370 का संशोधन 72 साल टेम्पररी प्रोविजन नहीं कर पाया कोई। वन रैंक वन पेंशन 30 साल नहीं कर पाया, हमने करके दिखाया। कोविड की महामारी, भारत ने कम सुविधाओं में भी मजबूत नेतृत्व जो मोदी जी ने दिया, उसकी वजह से बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जिनसे बेहतर किया। और 185 करोड़ सुरक्षा कवच जो दिए हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। और महंगाई पे भी मैं कहूँगा, महंगाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। और महंगाई की दर जो हमारे समय में 8 साल में सबसे ज़्यादा है और कांग्रेस के समय में जो सबसे कम है, उसमें तुलना करेंगे तो उनकी सबसे कम भी हमारी सबसे ज्यादा से ज्यादा है। तो इसलिए केवल आरोप लगाना, नकारात्मक राजनीति करना, कहना अंधकार है अंधकार है, अरे भैया, अगर आंखें नहीं खोलोगे तो सूर्य का प्रकाश भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। और राफेल की बात इन्होंने करी। राफेल तो वो मुद्दा है जिसपे सर्वोच्च न्यायालय में 51 साल के अपरिपक्व बालक ने माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला है। जनता आपकी बात क्या मानेगी? आप कह रहे जनता के मुद्दे उठा रहे, जनता कह रही है असल पहले बात खुद को तो यही उठा लो, है। जनता के सामने और देश के सामने चुनौतियां और समस्याएं आती रहती हैं, और ये लाजमी भी है। वो कहते हैं ना कि जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी परेशानी। लेकिन जनता किसे मानती है कि वो उनकी इन समस्याओं का हल ढूंढेगा? राजनीति में वही बैठता है ऊपर वाली कुर्सी में। और इस वक्त राहुल गांधी डराना चाहते हैं देश के लोगों को, तो जरूर डराएं कि 2 या 3 सालों में भारत श्रीलंका के जैसे हो जाएगा। लेकिन लोगों ने अपना भरोसा रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो जानते हैं कि समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, समस्याओं का हल ढूंढेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए शायद बीजेपी को इलेक्शन दर इलेक्शन जीत मिलती है। समस्याएं हैं, जाएंगी नहीं, जब तक जीवन है रहेंगी। और हिंदी में एक कहावत भी है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
इस कहावत का मतलब है कि कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार हो या कोई देश हो, सबको अपनी जेब भरी होने का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए फ्रीबीज की पॉलिटिक्स हमेशा से खराब कही जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी आगाह किया है कि बस फ्री ये फ्री वो की आदत मत डालो। इस वक्त अगर गरीब कल्याण योजना में अन्न दिया जा रहा है तो इसका एक कारण है कि कोविड का जमाना था, नौकरियां चली गई थी, महामारी थी, इसलिए दिया गया। और IMF रिपोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया है कि इस वजह से हम गरीबों की देखभाल कर पाए, ये देश सफल रहा उसमें। श्रीलंका आज बुरी स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब सवाल ये है कि देश भरोसा किस पर करता है, और देश का भरोसा अब तक नरेंद्र मोदी में है। राहुल गांधी को देश को डराने की जगह सकारात्मक पॉलिसी, सकारात्मक प्लानिंग, सकारात्मक ऑप्शन देना पड़ेगा, तभी जनता शायद उनके करीब आ पाएगी। यह है मेरा नजरिया, और आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। इजाजत लेती हूं आपसे, नमस्कार। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि कोविड का नया स्ट्रेन आया है और 10 अप्रैल से प्रिकॉशनरी कोविड इंजेक्शन लगना भी चालू हो गया है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ये मिलेगा, ऑफ कोर्स पैसे देकर मिलेगा, लेकिन 60 साल के ऊपर लोगों को ये सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी डिस्पेंसरीज में मुफ्त मिलेगा। तो जाइए प्रिकॉशनरी डोज लीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।